दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार की तैयारी तेज। नीतीश कुमार ने गवर्नर को सौंपा इस्तीफा। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत के बाद अब सूबे में नई सरकार की ताजपोशी की तैयारी तेज हो गई है। चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नीतीश कुमार ने राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंपा। इसलिए सौंपने के बाद नीतीश कुमार सीएम आवास लौट आए हैं। राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात के पहले नीतीश कैबिनेट की बैठक भी हुई। बैठक में नीतीश कुमार ने दिवंगत नेताओं को याद कर मौन रखा। कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार ने सभी मंत्रियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रियों का कार्य हमेशा याद रखा जाएगा। कोरोना के समय सभी ने बेहतर काम किया। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल भंग करने की घोषणा भी कर दी है। आपको बता दें इस बीच खबर यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाला एनडीए गठबंधन अब दिवाली बाद अपना नया नेता चुनेगा। 15 नवंबर यानी रविवार को दोपहर 12:30 बजे एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, तो वहीं चकाई से निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने नीतीश कुमार को अपना समर्थन देने की बात तक कह दी। भाई अजय सिंह ने भी सीएम से मुलाकात की है। बता दें कि सुमित सिंह बिहार के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे हैं। सुमित सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान विधायक सावित्री देवी को 5 से 81 वोटों के अंतर से हरा दिया था। और वह अगली खबर में आपको बता दें जिसमें काउंटिंग में धांधली के तेजस्वी यादव के दावों को चुनाव आयोग ने खारिज किया। एक सीट पर दोबारा हुई पोस्टल बैलेट की गिनती। जी आपको बता दें कि बिहार चुनाव में वोटों की गिनती के दौरान धांधली के तेजस्वी यादव के आरोपों को चुनाव आयोग ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि एक सीट पर दोबारा गिनती की मांग राजद उम्मीदवार ने की थी, जिसे पूरा किया गया और सभी प्रक्रिया सही पाई गई। गौरतलब है कि चुनाव नतीजे आने के 2 दिन बाद गुरुवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि वोटों की गिनती के दौरान आयोग ने जिन पोस्टल बैलेट को अमान्य घोषित कर दिया था, उसी में महागठबंधन की जीत और हार का अंतर छिपा है। लेकिन चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से साफ होता है कि सिर्फ नालंदा जिले की हिलसा विधानसभा सीट पर जीतने वाले उम्मीदवार और पराजित उम्मीदवार के बीच हार का अंतर ही अमान्य ठहराए गए पोस्टल बैलेट की संख्या में कम था। लेकिन चुनाव आयोग को उनके दोबारा गिनती के बाद भी वही नतीजे मिले जो पहले मिले थे। और वह अगली खबर में आपको बता दें कि दूसरे नंबर पर ही रहकर महागठबंधन सरकार बनाने की जुगाड़ में मांझी सहनी को मिल रहा है खुला ऑफर। जी हां, बात कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद एनडीए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके बाद सरकार बनाने की कवायद तेजी से चल रही है। वहीं महागठबंधन भी सरकार बनाने की जुगाड़ में है, जिसके लिए वो मांझी और सहनी की पार्टी के विधायकों पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं जेडीयू की नजर कांग्रेस विधायकों पर है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि मांझी जी और मुकेश सहनी का उदय ही बीजेपी के खिलाफ हुआ है। मांझी को सेकुलर विचारधारा के साथ आना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो नीतीश कुमार के साथ कैसे रह सकते हैं, जिस नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया था। महागठबंधन आज भी उनका सम्मान करता है। वहीं कांग्रेस नेता संतोष श्रीवास्तव ने कहा कि मांझी जी कांग्रेस की ही विचारधारा के नेता रहे हैं। इसके अलावा संतोष श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी के साथ मंत्री और विधायक भी रहे हैं। महागठबंधन में उनका पूरा सम्मान रखा जाएगा। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी ने कहा कि मांझी और मुकेश सहनी कांग्रेस के साथ आए। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों सरकार बनाने की इस कवायद पर आप लोगों की क्या राय है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि महिला क्रू मेंबर के द्वारा लगाए छेड़छाड़ के आरोपों पर एक्टर विजय राज ने तोड़ी चुप्पी। बोले क्या मैं पीड़ित नहीं? जी हम बात करें कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता विजय राज को लेकर बीते दिनों चौंकाने वाली खबर आई थी। उन पर क्रू मेंबर की एक महिला सदस्य से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किए जाने की भी खबरें आई थी। बताया जा रहा था कि ये वाकया एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ था। फिल्म के लिए ये शूट बालाघाट में चल रहा था।
इस मामले में काफी समय बाद अब जाकर एक्टर ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इस पर सफाई देने के साथ साथ खुद को पीड़ित बताया है। विजय राज ने यह भी बताया है कि उन्होंने उस महिला क्रू मेंबर से माफी भी मांग ली है। अभिनेता विजय राज ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब देते हुए छेड़छाड़ के आरोप को पूरी तरह से गलत बताया है। उन्होंने बॉम्बे टाइम्स से की गई बातचीत में कहा कि उन्होंने उस महिला से माफी मांग ली है, इसलिए नहीं कि वो गलत थे, बल्कि इसलिए कि वो महिला की भावनाओं का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि इस वाकये ने उनकी इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा है। विजय राज अरेस्ट हो गए थे, लेकिन इसी महीने उन्हें जमानत भी मिल गई और वो अपने काम पर भी वापस लौट आए हैं। और मैं आपको बता दूं वही बॉलीवुड ड्रग्स केस को लेके कि अर्जुन रामपाल से 7 घंटे हुई पूछताछ। एक्टर बोले ड्रग्स से मेरा कोई लेना देना नहीं। जी आपको बता दें बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल से ड्रग्स के एक मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुक्रवार को करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। बॉलीवुड में कथित तौर पर ड्रग्स के सेवन से संबंधित मामले में उनसे पूछताछ की गई और केंद्रीय एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि एनसीबी ने बुधवार को रामपाल की पार्टनर गैब्रिएला से पूछताछ की थी और गुरुवार को उनके दोस्त पॉल पाटल को गिरफ्तार किया था। रामपाल ने संवाददाताओं से कहा कि ड्रग्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे आवास पर जो दवाइयां मिली थी उसकी पर्ची मेरे पास है और पर्ची को एनसीबी अधिकारियों के सुपुर्द किया जा रहा है। दक्षिण मुंबई में एनसीबी के क्षेत्रीय कार्यालय से शाम करीब 6 बजे निकलने के बाद एक्टर ने कहा कि मैं जांच में सहयोग कर रहा हूं और एनसीबी के अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। रामपाल दिन में 11 बजे एनसीबी कार्यालय पहुंचे थे। अधिकारी ने कहा कि रामपाल के विदेशी दोस्त पॉल पाटल को गुरुवार को पूछताछ के बाद एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था। एक्टर के बांद्रा में आवास पर छानबीन के बाद एनसीबी ने रामपाल और उनकी पार्टनर डेमेट्रिएड्स को तलब किया था। एजेंसी ने लैपटॉप, मोबाइल फोन और टैबलेट इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने के साथ ही रामपाल के वाहन चालक से भी पूछताछ की थी। रामपाल के आवास की तलाशी लेने के एक दिन पहले एनसीबी ने बॉलीवुड के निर्माता फिरोज नाडियावाला की पत्नी को गिरफ्तार किया था। शहर की एक अदालत से उनको जमानत मिल गई। एनसीबी ने जून में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स के इस्तेमाल के संबंध में जांच शुरू की थी। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि देश के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि एनसीपी नेता नवाब मलिक बोले महाराष्ट्र विकास आघाड़ी अगर तय कर ले तो बीजेपी खाली हो जाएगी। जी आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने शुक्रवार को कहा कि अगर महाविकास आघाड़ी तय कर ले तो बीजेपी खाली हो जाएगी, लेकिन गठबंधन का ऐसा कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं है। मलिक ने कहा कि भाजपा के कुछ नेता एनसीपी में शामिल होने के इच्छुक हैं और इसका ट्रेलर जल्दी ही सामने आने वाला है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे नीति राज्य सरकार, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित भाजपा नेताओं द्वारा किए गए दावों की एमवीए सरकार आंतरिक झगड़ों की वजह से गिर जाएगी के संदर्भ में राज्य में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने ट्विटर पर यह प्रतिक्रिया दी है। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मलिक ने कहा कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी क्योंकि वह एकजुट होकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि तीनों दलों की विचारधारा अलग है, लेकिन कोई पार्टी अपनी विचारधारा छोड़कर सरकार में शामिल नहीं हुई है। और वह अगली खबर बता दें जो कि पंजाब से है कि पंजाब के किसानों ने केंद्र के सामने रखी 5 मांगे, कहा पराली जलाने पर ना की जाए कार्रवाई। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान किसानों ने कृषि कानून वापस लिए जाने के अलावा 4 अन्य मांगे भी रखी हैं। इन मांगों में पराली जलाने की समस्या से लेकर राज्य में रेल सेवा दोबारा शुरू करने तक की बात कही गई है। आपको बता दें कि इन मांगों में सबसे ज्यादा खास पराली जलाने से जुड़ी मांग कर रही है। किसानों ने मांग की है कि पराली जलाने पर होने वाली सजा और जुर्माने के प्रावधान को वापस लिया जाए। इतना ही नहीं, इस मामले में जितने भी लोगों को सजा हुई है उन्हें रिहा किया जाए। गौरतलब है कि सजा के तौर पर 5 साल की जेल और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के मामले बढ़ने के कारण राजधानी दिल्ली में हवा की क्वालिटी खराब हो रही है।
और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि कोर्ट की अवमानना मामले में घिरे कुणाल कामरा नहीं मांगेंगे माफी, अटॉर्नी जनरल को लिखा पत्र। जी आपको बता दें कि कॉमेडियन कुणाल कामरा पर अदालत की अवमानना का मामला चलाए जाने की अनुमति अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल गुरुवार को दे चुके हैं, जबकि कामरा अपने ट्वीट को लेकर हुए विवाद पर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने एक ट्वीट पोस्ट के जरिए कहा है कि वो किसी भी तरह से पीछे हटने या अपने बयानों पर माफी नहीं मांगेंगे। कुणाल कामरा ने ट्विटर पर अटॉर्नी जनरल और जजों को एक लेटर लिखा है। अपने लेटर में उन्होंने कहा कि मैंने हाल ही में जो ट्वीट किए हैं उन्हें कोर्ट की अवमानना के रूप में देखा गया है। मैंने जो भी ट्वीट किए हैं वह सुप्रीम कोर्ट की पक्षपाती फैसले को लेकर है जो उन्होंने भारत के प्राइम टाइम्स लाउड स्पीकर के पक्ष में सुनाए हैं। अपने नोट में कामरा ने अदालत को नोटबंदी, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली याचिका, इलेक्टोरल ब्रांड्स जैसे मुद्दों पर सुनवाई करने की सलाह दी है। अपने ट्वीट में भी उन्होंने साफ लिखा है कि कोई जज नहीं, कोई माफी नहीं, कोई जुर्माना नहीं, कोई जगह की खराबी नहीं। कामरा के मामले पर सुनवाई पर सहमति जताते हुए के वेणुगोपाल ने कहा था कि यह समय था जब लोगों को समझाना होगा कि बेशर्मी से एपेक्स कोर्ट पर हमला करने पर आपको सजा हो सकती है। उन्होंने कहा था लोगों को लगता है कि वे मुखर और बेशर्म होकर भारत के सुप्रीम कोर्ट और इसके जजों का अपने अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल कर अपमान कर सकते हैं, लेकिन संविधान के तहत बोलने की आजादी कोर्ट की अवमानना के अधीन है। और वह अगली खबर में आपको बता दें कि ओबामा से नाराज हुए कांग्रेस नेता ट्विटर पर किया अनफॉलो, बीजेपी के तंज जारी। जी हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की राहुल गांधी को लेकर की गई टिप्पणी के बाद भारत में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। यहां तक कि कांग्रेस में भी ओबामा के खिलाफ विरोधी सुर उठने लगे हैं। राहुल पर तंज कसने वाले बीजेपी नेताओं में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का नाम भी शामिल हो गया है। इससे पहले गिरिराज सिंह और अमित पात्रा जैसे नेता भी टिप्पणी कर चुके हैं। दरअसल ओबामा ने अपनी किताब ए प्रॉमिस्ड लैंड में राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के बारे में लिखा है। उन्होंने इस किताब में राहुल गांधी को लेकर कहा है कि उनमें एक नर्वस और अपरिपक्व छात्र के गुण हैं, जिसने अपना होमवर्क किया है और टीचर को इंप्रेस करने की कोशिश में है, लेकिन देखो तो योग्यता की कमी है और किसी विषय को सीखने में जुनून की कमी है। केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा कि किसी की बेवकूफियों के चर्चे अंतर्राष्ट्रीय हो जाएं तो इतना ही कह सकते हैं कि आजकल उनकी बेवकूफी के चर्चे हर जुबान पर हैं और सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। और वह अगली खबर में आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की चेतावनी, जनवरी फरवरी में आ सकती है कोरोना की दूसरी लहर। जी हम बात करेंगे अगले साल जनवरी फरवरी में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर आने की आशंका जताते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अधिकारियों से कहा है कि जांच में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। राज्य सरकार के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से 11 नवंबर को जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि अगले साल जनवरी फरवरी में महामारी की दूसरी लहर आने की आशंका है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि यूरोप में जो हो रहा है उसके आधार पर दूसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। सर्कुलर में कहा गया है कि अक्टूबर से महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में कमी देखी गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से कई देश प्रभावित हुए हैं, खास तौर से यूरोप में इसका काफी असर देखा जा रहा है। सर्कुलर के अनुसार कोरोना वायरस की जांच में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए और सभी प्रयोगशालाएं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप काम करें। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि नीतीश कुमार पर बीजेपी ने बनाया दबाव। सांसद निशिकांत बोले शराबबंदी कानून में हो संशोधन। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के देखने के बाद जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं वैसा ही कुछ अब देखने को भी मिलने लगा है। बिहार में नीतीश पर बीजेपी अभी से दबाव बनाने लगी है। बीजेपी चाहती है कि सूबे के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहें, लेकिन सत्ता की बागडोर उसके हाथों में रहे। इसे इसी बात से समझा
जा सकता है कि नीतीश कुमार ने अपने पिछले कार्यकाल में राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी। ऐसे में उम्मीद थी कि अगर नीतीश कुमार फिर से सत्ता में आते हैं तो सरकार का ये फैसला आगे भी लागू रहेगा, लेकिन नीतीश कुमार पर बीजेपी के सांसदों ने अभी से इस फैसले को वापस लेने की मांग करनी शुरू कर दी है। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर बता दें कि सुशील मोदी का कटेगा पत्ता, बीजेपी नेता कामेश्वर चौपाल हो सकते हैं बिहार के नए डिप्टी सीएम। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही सरकार में गठन हो गई है। शुक्रवार को एनडीए नेताओं की बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार के नाम का ऐलान हो गया। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। खुद को लेकर जारी अटकलों पर चौपाल ने कहा है कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो मुझे स्वीकार है। और दोस्तों में अगली खबर में आपको बता दें कि ट्विटर का जमकर इस्तेमाल करने वाली कंगना रनौत ने उसी के खिलाफ खोला मोर्चा, ट्विटर को बताया हिंदूफोबिक। जी हम बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत जो कि अपने ट्विटर अकाउंट पर आए दिन बेबाकी से बयान देती हैं और सुर्खियां बटोरती हैं, अब उसी ट्विटर पर अभिनेत्री ने बड़ा आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, कंगना रनौत ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को भारत में प्रतिबंधित करने की बात कह डाली है। कंगना ने ट्विटर पर ब्लिस्टरिंग शुरू करते हुए साइट को हिंदूफोबिक और राष्ट्र विरोधी कहा और भारत में इसके प्रतिबंध का आह्वान किया। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें जो कि मध्य प्रदेश से है, आपको बता दें कि कंप्यूटर बाबा फिर गिरफ्तार, सरकारी कार में बाधा डालने समेत कई आरोप। जी हम बात करें कि मध्य प्रदेश में नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले दिनों इंदौर में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, तब से ही वे लोक शांति भंग करने और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने की आशंका में न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद थे। कल उन्हें जमानत संबंधी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जमानत मिलने के तुरंत बाद औपचारिक गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस उप महानिरीक्षक हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि कल एक सरकारी कर्मचारी की शिकायत पर कंप्यूटर बाबा के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज इस प्रकरण में बाबा पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट और दुर्व्यवहार करने और जाति सूचक शब्दों में अपमानित करने के आरोप है। ये घटना नवंबर की बताई गई है जब ग्राम हप्सी जम्बुडी के पंचायत सचिव श्रीराम बारोलिया कंप्यूटर बाबा को बेदखली की सूचना देने गए थे। तब बाबा ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर बारोलिया के साथ दुर्व्यवहार किया था। और दोस्तों में अगली खबर बता दें क्या है, देश भर में सोने और चांदी का भाव। धनतेरस पर 5,552 रुपए सस्ता बिक रहा है सोना। जानिए क्या था हाल। जी हम बात कर रहे हैं कि धनतेरस पर सोने चांदी खरीदना शुभ माना जाता है कि धनतेरस और दिवाली पर सोना खरीदने से घर में सुख और समृद्धि का वास होगा। ऐसे में अगर आप भी सोना खरीदना चाहते हैं तो बाजार निकलने से पहले सोने चांदी का रेट जरूर जान लें। वहीं आपको बता दें कि इस बार सोना अपने उच्चतम स्तर से 5,552 रुपए सस्ता बिक रहा है। सोने की कीमत अपने ऑल टाइम हाई रेट से 5,552 रुपए नीचे खिसक गई है। आपको बता दें कि उच्चतम रेट से 5,552 रुपए कम पर बिक रहा है। सोने की कीमत 7 अगस्त 2020 को अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। उस वक्त सोना अपने उच्चतम स्तर पर था। सोने की कीमत 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई थी। वहीं शुक्रवार को 50,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। और दोस्तों में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में सुधरी हवा की गुणवत्ता, हिमाचल में बर्फबारी के आसार। जी हम बात करें कि पराली जलाने के कारण उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में प्रदूषण से बुरा हाल है। वहीं बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में वायु प्रदूषण से थोड़ी राहत महसूस की गई है। अधिकारियों के अनुसार मंगलवार की रात हवा की गति में तेजी आने की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम हुआ है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में 13 नवंबर से मौसम बदलने का अनुमान जताया गया है और इसके तहत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इससे ठंड बढ़ने के आसार हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।